मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी मैं कक्षा लेकर आपके समक्ष आता हूं तो हम पेडागोजी से संबंधित बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र से संबंधित बात करते हैं, उससे संबंधित हम प्रश्नों को भी हल करते हैं, साथ साथ सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करते हैं। जो भी विद्यार्थी हमें देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे एक निवेदन है कि वीडियो को देखने के बाद जिस भी ग्रुप से आप संबंधित हैं वहां शेयर अवश्य करें। साथ साथ यहाँ आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में वहां मेरे वीडियो का प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप पूर्ण वीडियो को देख सकते हैं, कंप्लीट रूप से मेरे पूरे वीडियो को देख सकते हैं। यकीन मानिए पढ़ने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। भाषा के विविध आयाम। आयाम का क्या अर्थ होता है? पक्ष। आयाम यानी कि भाषा के और क्या क्या आयाम हैं। अधिकांश लोग तो यही जानते हैं कि भाषा केवल बोलने का माध्यम है या भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं बार बार कहता हूं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा आपके सोचने का भी माध्यम है, भाषा आपके समझने का भी माध्यम है। ठीक है, भाषा से आपकी सृजनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। भाषा के द्वारा आपकी संस्कृति भी पहचानी जा सकती है। तो भाषा का कोई एक पक्ष नहीं है कि भाषा का प्रयोग हम केवल बोलने के लिए करें, ये तो सही है, लेकिन साथ साथ इसके अन्य भी पक्ष हैं। तो चलिए हम भाषा के विविध आयाम को समझते हैं। और पहला जो हम बात करते हैं, भाषा और विद्यालय की बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाषा और विद्यालय क्या है। तो इसको समझने से पहले हमें ये अवश्य जानना होगा कि जो आपकी भाषा है और जो विद्यालय में भाषा पढ़ाई जा रही है, क्या वो एक जैसी होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो भाषा और विद्यालय, तो आपको पता है कि कोई भी बालक जो है वह पूर्व भाषा ज्ञान लेके कहाँ आता है? विद्यालय आता है। जैसे यहाँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये बालक है। अब बालक और यहाँ क्या है? यहाँ विद्यालय है, समझिएगा। ये बालक है, बालक और बालिका कुछ भी बोल सकते हैं, और यहाँ क्या है? विद्यालय है। अब यह जो बालक है यह भाषा ज्ञान लेकर कहाँ आ रहा है? विद्यालय आ रहा है भाषा। और ये भाषा ज्ञान अपने परिवेश से ग्रहण कर रहा है, आसपास के वातावरण से ज्ञान ग्रहण कर रहा है। अंतःक्रिया का अर्थ होता है इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन, आपस में वार्तालाप, बातचीत, समाज से इंटरेक्ट करके प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया करके वहां से भाषा का अनुकरण कर रहा है, अर्जन कर रहा है। तो बालक पूर्व भाषा का ज्ञान लेकर, अंतःक्रिया का अनुभव लेकर, और उस समय बच्चों के पास हजारों शब्द क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब 5 साल का कोई बालक है और विद्यालय आ रहा है तो लगभग 2-2.5 हजार शब्द होते हैं उसके पास। तो एक विद्यालय का काम क्या है? समझिएगा, विद्यालय का कार्य है पूर्व भाषा के ज्ञान का संवर्धन करना। इसका अर्थ हुआ कि बालक ने जो भाषा पहले से सीखी हुई है, पहले से समझी हुई है, उसी का आप संवर्धन कर दीजिए, उसी का आप क्या कीजिए? विकास कर दीजिए, उसी को बढ़ावा दीजिए। यानी कि मैं बार बार कहता हूं, विद्यालय का काम यह होता है कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसका संवर्धन करना, उसमें और विकास करना, उसकी वृद्धि करना।
समझिएगा। तो ये काम है विद्यालय का। अब कुछ विद्यार्थी हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर, जो विद्यालय की भाषा होगी, अर्थात ये विद्यालय की भाषा और जो शिक्षार्थी की भाषा है, बालक या यहाँ शिक्षार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाला, चाहने वाला शिक्षार्थी की भाषा है, क्या एक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? तो ध्यान दीजिए, विद्यालय की भाषा और शिक्षार्थी की भाषा एकदम एक समान तो संभव नहीं है। अगर ये कोई कहे कि विद्यालय की भाषा इज इक्वल टू छात्र की भाषा, तो ये संभव नहीं है। सिमिलर हो सकते हैं, यानी कि विद्यालय की भाषा और छात्रों की भाषा के बीच एक जुड़ाव होना चाहिए। अब जुड़ाव होने से बच्चे में क्या होगा, एक रुचि का विकास होगा और बाकी चीजें वो आसानी से सीख जाएगा। इसीलिए एनसीएफ 2005 ये कहती है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह कहती है कि बच्चों में जो भाषाई विकास है या जो बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो फर्स्ट से फिफ्थ तक, अर्थात प्राथमिक लेवल तक, प्राथमिक स्तर पर आपको मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान किया जाए। हमने क्या बताया? मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान किया जाए। और मातृभाषा एक पुल का कार्य करती है, एक सीढ़ी का कार्य करती है किसी भी दूसरी भाषा सीखने में, किसी दूसरे विषय को सीखने में। मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो हम मातृभाषा को आधार बनाकर हम क्या करें, दूसरी भाषा सिखा ले या कोई दूसरा विषय सिखा ले, तो इसमें जो बालक है अपने आप को सहज महसूस करता है और आसानी से सीख जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों की मातृभाषा और विद्यालय की भाषा बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल एक जैसा संभव नहीं है, समरूप हो सकती है, जुड़ाव हो सकता है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अब देखिए, ये एनसीईआरटी से लिया गया है और यहां हम एक एक लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, यहां है कि कोई भी बच्चा या बच्ची जिस भी परिवेश में जन्म लेता है या लेती है, उससे ही प्रारंभिक ज्ञान अर्जित करता है। तो ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आरंभिक जो पाठशाला है वो क्या है, आपका परिवार है। सुनते आ रहे हैं ना, आरंभिक पाठशाला क्या है, परिवार है। तो परिवार आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है। और यहां तक कि चामस्की ये भी कहता है कि बालक का अपना कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से अर्जन करता है। अर्जन पे उन्होंने बल दिया। तो कोई भी बच्चा बच्चे जिस भी परिवेश में जन्म लेता है या लेती है, उससे ही प्रारंभिक ज्ञान अर्जित करता है। बच्चों की जिज्ञासा जन्मजात होती है। अब देखिए, जो बच्चों की जिज्ञासा का अर्थ क्या है, जानने की इच्छा। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति में जिज्ञासा मर जाए ना, वो व्यक्ति जीने लायक ही नहीं है। क्योंकि जिज्ञासा आपको जीवन में आगे ले जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, यह बताती है जिज्ञासा। क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी का जो डेवलपमेंट होता है, तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो बच्चों की जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अगर पूछे जिज्ञासा का क्या अर्थ है, तो जानने की इच्छा। ध्यान दीजिए, तो बच्चों की जिज्ञासा जन्मजात होती है, भाषा इसका मुख्य उपकरण है। अब ये जिज्ञासा बच्चा कर रहा है, तो उसका जो आधार है, साधन है, वो क्या है, भाषा है। तो आपसे पूछा जाता है कि जिज्ञासा जो है, और हमने बताया कि जिज्ञासा का अर्थ जानने की इच्छा है, तो जिज्ञासा का जो साधन है, ध्यान दीजिए, जिज्ञासा का साधन क्या है, तो जिज्ञासा का साधन क्या है, भाषा है, ठीक है। बच्चे अपने संपर्क में आ रही वस्तु व जीवों को अपनी तरह से नाम देने की कोशिश करते हैं। अब मेरा
3 साल का बेटा है तो वो छिपकली देखता है तो उसको कहता है पुक्का। क्या कहता है? पुक्का। अब ये पुक्का शब्द पता नहीं कहां से आया, हमें तो नहीं पता है। तो एक जिज्ञासा के रूप में उसने छिपकली को क्या कह दिया? पुक्का कह दिया। तो बच्चे अपने संपर्क में आ रही कोई भी वस्तु हो एवं जीवों को अपनी ही तरह से नाम देने की कोशिश करते हैं। ये सबके घरों में होगा और हो रहा होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है। और ये जिज्ञासा किससे जुड़ती है? तो ये जिज्ञासा भाषा से जुड़ती है मेरे प्यारे जिज्ञासु विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैं बार बार कहता हूं कि आप आराम से चीजों को पढ़िए, धैर्य पूर्वक पढ़िए। ध्यान रखिए, धैर्य का कोई विकल्प नहीं है। जल्दबाजी में जब आप चीजों को पढ़ते हैं ना तो वही चीजें गलत हो जाती हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। यहां देखिए, इससे पहले भी हमने इस पे डिस्कस किया था कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है। भाषा के द्वारा आपके अंदर तार्किक क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। क्या हमने बताया? तार्किक क्षमता का विकास होता है। भाषा जो है अंतः क्रिया का आधार है, भाषा संज्ञान का आधार है, भाषा अवधारणा का विकास करती है। तो अगर आपसे पूछता है कि केवल भाषा तार्किक क्षमता के विकास में सहायक है, तो नहीं, और भी भाषा के आयाम है भाई। अब तर्क, जब आप किसी से तर्क करते, तर्क का मतलब होता है कि आप पक्ष विपक्ष में अपनी बात रखते हैं। तो आप तर्क कब करेंगे? जब आपके पास वर्ड होंगे, शब्द होंगे, तभी आप बोल पाएंगे, अन्यथा आप बोल नहीं पाएंगे। अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा कि उनको स्टेज पे खड़ा कर दीजिए तो वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। तो अगर आपको अभिव्यक्ति प्रभावी बनानी है तो आपको नए नए शब्द सीखने होंगे, सीखने के साथ उनको समझने होंगे और उनको बोलना भी आना चाहिए। ठीक है। तो तार्किक क्षमता के विकास में भाषा सहायक होता है। अंतः क्रिया का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे दो लोग हैं, आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, एक तरह से क्या हुआ? यह अंतः क्रिया होगा। या बच्चा है, अपने मित्र मंडली में कुछ बात कर रहा है, तो वो भी क्या है? अंतः क्रिया है। तो इसका साधन क्या है? भाषा है। संज्ञान, संज्ञान का अर्थ हमने बताया है कि संज्ञान सोचना है, समझना है, ध्यान है। ये सब किसके अंतर्गत? कॉन्जिनेंस के अंतर्गत आता है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको कहते हैं। तो भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी क्या है? आधार है। ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में भी भाषा सहायक है। इसका उदाहरण हम समझते हैं। कोई बालक है, यदि वह एक भाषा बोलता है और दूसरा बालक है एक से अधिक भाषा बोलता है, तो ऐसा देखा गया है कि जो दो भाषा बोलता है उसका संज्ञानात्मक विकास या वो जो एकेडमिक रूप में वो ज्यादा सफल होता है, ऐसा देखा गया है। अवधारणा, कंसेप्ट समझने, अवधारणा का मतलब आपकी समझ से भी है। तो भैया समझ के विकास में भी भाषा का योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत अधिक शब्द होंगे, तो आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो आसानी से वो पुस्तक समझ में आ जाती है। अन्यथा होता क्या है कि आप शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, पुस्तक आधा पढ़ते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं? रख देते हैं, क्योंकि शब्द नहीं पता है। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। अब यहां देखिए, यहां जो है सभी विषयों के अध्यापक भाषा के अध्यापक हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा पूछता है आपसे कि क्या सभी विषयों के अध्यापक भाषा के अध्यापक हैं, तो बिल्कुल सभी विषयों के अध्यापक भाषा के अध्यापक है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई विज्ञान का अध्यापक है, समझिएगा, कोई विज्ञान का अध्यापक है या कोई सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है, जब वो कक्षा में पढ़ाने आएंगे तो
कहीं ना कहीं वो पढ़ाने में किसका प्रयोग करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित जो भी आप पढ़ते हैं वहां से भी आप क्या सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता होती है ना कि दूसरी कक्षाओं में भाषा सीखने से, जैसे मान लीजिए मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं तो इसमें तो आप हिंदी से संबंधित शब्दावली ही सीखते हैं, लेकिन जब आप दूसरी भाषा पढ़ते हैं ना तो दूसरी भाषा से संबंधित आप शब्दों को भी जानते हैं। तो है ना प्रभावी। तो सभी विषयों के अध्यापक भाषा के अध्यापक है, बिल्कुल सही है। भाषा अन्य विषयों में भी उपस्थित है, बिल्कुल है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहा भी जाता है ना कि अगर शिक्षक की भाषा सही है ना तो बच्चों में भी सही भाषा का विकास होता है, चाहे वो किसी भी विषय का अध्यापक हो। ध्यान रखिए, अधिकांश लोगों की तो ये धारणा है कि नहीं, केवल हिंदी भाषा के शिक्षकों की भाषा सही होनी चाहिए। ये गलत है। आप किसी भी भाषा के शिक्षक हैं, आपकी भाषा सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धता भी एक पैमाना है, तभी तो आप बालक को अच्छे से सिखा पाएंगे। तो भाषा अन्य विषयों में भी उपस्थित है, ये हमने बताया। अब जो एक बात हम करने वाले हैं, समावेशी कक्षा और भाषा की बात करने वाले हैं। तो समावेशी कक्षा है क्या? तो देखिए, यहाँ सम और आवेश से मिलके बना है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सम और आवेश से मिलके बना है समावेश। सम का मतलब समान। अब यहाँ समान का मतलब एक जगह पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहेंगे। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो चार्ज पढ़े होंगे, तो एक ऐसी कक्षा है जिसमें एक सामान्य बालक, ध्यान दीजिए, यानी कि पॉजिटिव, ऐसा सेंस मानते हैं, याद करने के लिए बता रहे हैं। एक सामान्य बालक और दूसरा विशिष्ट बालक, जिसको पहले दिव्यांग कहा जाता था। विशिष्ट बालक एक साथ बैठकर एक कक्षा में, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। सामान्य बालक, समावेशी कक्षा की अगर परिभाषा पूछता है तो सामान्य के साथ साथ कौन बैठेगा? विशिष्ट बालक बैठेगा। ठीक है। और एक कक्षा में बैठेगा, एक कक्षा में। और कोई अगर एक विषय लेकर आ रहा है तो एक विषय के ही शिक्षक से क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा, ये नहीं कि अगर विशिष्ट बालक है तो हिंदी पढ़ाने के लिए सामान्य बालकों के लिए अलग शिक्षक है और विशिष्ट बालकों के लिए हिंदी पढ़ाने के लिए कोई दूसरा शिक्षक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट कनाडा और अमेरिका से आया भारत में। पहले भारत में ऐसा नहीं था। पहले भारत में विशिष्ट बच्चों का स्कूल अलग अभी भी है, उस समय ज्यादा था। अब तो थोड़ा सा लचीलापन हो गया है कि इस तरह के बालक किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अब तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये कनाडा और अमेरिका से आया। ठीक है। ये समावेशी कक्षा, क्योंकि ये देखा गया कि अगर एक विशिष्ट बालक भी सामान्य बालक के साथ बैठकर पढ़ रहा है तो उसके अंदर विकास हो रहा है वो एक पॉजिटिव सेंस में हो रहा है। अन्यथा अगर एक जैसे बालक एक साथ रह रहे हैं, जैसे दिव्यांग, तो एक जो डेवलपमेंट का वहां ग्रोथ होता था वो एक पक्षीय ग्रोथ होता था, और यहाँ बहुपक्षीय होता है, बहुपक्षीय विकास होता है। बहुपक्षीय विकास होता है। अब विकास की बात कीजिए जहां, ठीक है, ग्रोथ थोड़ा सा एकांगी हो जाता है। तो पारंपरिक सोच क्या थी, यानी कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पहले क्या सोच थी, यानी पहले
पारंपरिक क्या सोच थी, तो ये कहा जाता था कि अलग अलग समाज है तो अलग अलग क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। अलग अलग बच्चे हैं तो भैया उनको क्या करो, अलग अलग पढ़ाई कर दो, ठीक है। उसके बाद था ज्ञान पहले से तय होता था और सीखने के लिए विशेष वातावरण, यानी फिक्स कर दिया जाता था कि इन लोगों को हम यही यही सिखाएंगे, ठीक है। और एक फिक्स वातावरण दे दिया जाता था, यानी एक तरह से कहें तो यहाँ शिक्षक प्रभावी हो जाता था। सबके लिए एक ही तरीका अपनाया जाता था, ठीक है। मान लीजिए कोई उसमें अगर दिव्यांग बैठा हुआ है तो हम उसे एक ही तरीके से शिक्षा देंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए हम कॉमन तरीका ढूंढते हैं कि जैसे मान लो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू अगर हम शिक्षा दे रहे हैं जिसमें सुनना और देखना दोनों है, तो इसमें जो सुनने से ज्यादा समझ रहा है वो भी समझ लेता है, जिसको देखकर ज्यादा समझ में आता है वो भी समझ लेता है। पढ़ाने पर जोर दिया जाता था, बस पढ़ा दो, सिखाने का कोई मतलब नहीं होता। और इसमें सीमित बच्चों के क्या दिए जाते थे, अवसर दिए जाते थे। अब आज क्या है ना, आज कोई भी दिव्यांग हो, कैसा भी हो, कहीं भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए, अब वर्तमान में क्या क्या बदलाव किए गए समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, इसकी हम बात करते हैं। तो सबके लिए और चुनौतीपूर्ण बच्चे सहित एक साथ शिक्षा। चुनौतीपूर्ण का अर्थ है कि जो यहाँ विशिष्ट बालक है, ध्यान दीजिए, जो यहाँ विशिष्ट बालक है उनके लिए एक साथ शिक्षा दिया जाए, ठीक है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, लचीलापन आ गया, यानी कि हम रिजिड नहीं होंगे, ना करिकुलम के प्रति होंगे, ना कक्षा के प्रति होंगे, ना वातावरण के प्रति होंगे। हम क्या लाएंगे, शिक्षक अपने सोच में लचीलापन लाएगा, और जब सोच में लचीलापन आ गया या विद्यालय जो है अपने मैनेजमेंट में लचीलापन लाएगा, तो इससे विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखने का वातावरण प्राप्त करेगा। विविधता में सीखना, विविधता का मतलब हमने बता ही दिया था, डाइवर्सिटी, जहां अनेक प्रकार के बच्चे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विभिन्न जाति का, विभिन्न धर्म का, विभिन्न भाषा के। और यहाँ क्या है, एक विकलांग है अर्थात ये एक विशिष्ट है, और दूसरा क्या है, सामान्य है, तो ये भी क्या है, एक तरह से विविधता है। जरूरत के लिए अलग शिक्षण युक्ति, अगर हमें लगता है कि किसी बालक में अलग से हमें शिक्षा देनी है तो हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, निदानात्मक शिक्षण करते हैं। हमने पढ़ाया था जिसको आप रेमेडियल टीचिंग या डायग्नोस्टिक टीचिंग भी कहते हैं, दोनों अलग अलग है, इसके विषय में बात करेंगे। यहाँ हम सीखने पर जोर देते हैं, और पहले क्या होता था, पढ़ाने पर जोर देते थे। यानी जब समावेशी शिक्षा की बात आई तो हमने सीखने पर जोर दिया, और ऐसे हम किस पे जोर देते थे, बस कुछ भी पढ़ा लो, सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है। और यहाँ सबके लिए सीखने का अवसर, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, हम उसको सामान्य रूप से क्या करेंगे, सीखने का मौका देंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने बताया समावेशी शिक्षा क्या है, पहले क्या सोचा जाता था, अब क्या बदलाव लाए गए, इन सब के विषय में हमने बात की। फिर हमने ये बताया कि शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए, विद्यालय की भाषा कैसी होनी चाहिए, इन सब के विषय में बात की। फिर हमने ये भी बताया कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब की हमने बात की। अब हम आगे की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, बताइएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको पुस्तकों में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक तरह से बोलिए तो तैयार किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो निम्नलिखित में असत्य है, विद्यालय का कार्य पूर्व भाषा ज्ञान का संवर्धन करना, इसमें आपको क्या बताना है, फॉल्स बताना है।
बच्चे अंतःक्रिया का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। सी है, बच्चे की जिज्ञासा जन्मजात होती है। तार्किक क्षमता के विकास में भाषा का योगदान नहीं है। इसमें असत्य कौन सा है बताइएगा। मैं हट जाता हूं, बताइएगा। बिल्कुल, यहां जो उत्तर होगा फर्स्ट का डी होगा, क्योंकि हमने बताया और एक्सप्लेन भी किया था कि तार्किक क्षमता के विकास में भाषा का योगदान होता है। बाकी ये तो सब सही है कि विद्यालय का काम होता है जो पहले से वो चीजें ग्रहण किए हुए हैं उसको और इनरिच करना और उसको बढ़ाना। तो बिल्कुल फर्स्ट का डी उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 2 का क्या आंसर होगा बताइएगा। निम्नलिखित में सत्य है, ट्रू बताना है। ऐसे प्रश्न आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। सभी विषयों के अध्यापक भाषा के अध्यापक हैं। बी है, अन्य विषय भी भाषा से संबंधित है। बच्चे अपने संपर्क में आ रही वस्तु और जीवों के नाम देने की कोशिश करते हैं। और डी है, सभी सत्य है। बताइएगा। अब आप देखिएगा कि यहां जो उत्तर होगा सभी सत्य है, क्योंकि सभी विषयों के अध्यापक भाषा के अध्यापक हैं, आप जानते हैं। अन्य विषय भी भाषा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपने संपर्क में आ रही वस्तु और जीवों के नाम देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही है। हमने बताया था कि इसी को हम क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समावेशी शिक्षा से है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सबके लिए एक साथ शिक्षा, लचीलापन, विविधता में सीखना, उपयुक्त सभी। क्या उत्तर होगा बताइएगा। तो यहां उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बिल्कुल, जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। तो थर्ड का क्या उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप सब, मेरी बात को समझ रहे हैं आप सब, तो ऐसे ही आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है ये, और ये वही कर पाएगा जो समझा है, अन्यथा आप हवाई करते रहेंगे। क्या उत्तर होगा इसका, क्या उत्तर होगा। भाषा है संज्ञान का आधार है, अंतःक्रिया का आधार है, तार्किकता का आधार है, अवधारणा का आधार है। बताइएगा क्या उत्तर होगा। ए ऑप्शन है ए कॉमा बी, बी ऑप्शन है बी कॉमा सी, सी ऑप्शन है ए कॉमा बी कॉमा सी, डी ऑप्शन है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो भाषा है संज्ञान का आधार। क्या उत्तर होगा। भाषा, तो इसका जो उत्तर होगा डी उत्तर होगा, ए बी सी डी। क्योंकि भाषा संज्ञान कॉग्निटिव का भी आधार है, अंतःक्रिया आपस में बातचीत करने का भी आधार है, तर्क वितर्क करने का भी आधार है, और समझने का भी आधार। क्योंकि आप समझ जो बनाते हैं ना, अपनी समझ अपनी भाषा में ही बनाते हैं, इसलिए आपको डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन दिखता है। ठीक है, तो फोर्थ का क्या उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं।
का क्या उत्तर हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चॉम्स्की के अनुसार बच्चा अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है। बच्चा अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ जन्म नहीं लेता। बच्चे 3 वर्ष से पहले ही भाषा की मूल संरचना से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। डी है ए और सी दोनों। बताइएगा क्या उत्तर होगा। इसके बाद हम आपको चॉम्स्की पढ़ाएंगे, याद रखिए। इसके बाद जब भी क्लास होगी तो चॉम्स्की पे क्लास होगी, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अवश्य आइए, हम उनकी बात करेंगे। चॉम्स्की ने क्या कहा, क्यों कहा, उसके पीछे कारण क्या है। तो चॉम्स्की के अनुसार क्या उत्तर होगा बताइएगा। अब देखिए इसका जो उत्तर होगा डी उत्तर होगा। ए और सी, बच्चा अंतर्निहित यानी कि भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है। चॉम्स्की ने कहा कि हर बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है, क्षमता क्या होती है? क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। यानी कि जन्म और जात का मतलब होता है उत्पन्न। ठीक है, जैसे आप जलजात कहते हैं ना, जल से उत्पन्न, तो जन्म से ही उत्पन्न रहती है भाषाई सीखने की क्षमता। और इन्होंने एक अवधारणा दी कि बच्चे में क्या होता है, ये जो बच्चा सीखता है ना, वो बच्चे के दिमाग में LAD के कारण होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब ये एक कथित है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ब्रेन का ऑपरेशन करेंगे तो इतना बड़ा LED निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये माना कि कहीं ना कहीं कुछ वायर्ड यहाँ तार उर है जिसमें ये सब रहते हैं और वहां से बच्चा सीख लेता है। अब एक इंटरव्यू में चॉम्स्की से पूछा गया कि ये बताइए कि आप कैसे कह लेते हैं कि बच्चे के दिमाग के अंदर अपना अपना LED होता है, एक अर्जन युक्ति होती है। तो उसने कहा कि ठीक है, एक बालक के, कोई बालक है, उसके भाई हैं, 2 भाई हैं और एक परिवेश में रहते हैं। ठीक है, परिवेश एक ही है, परिवार एक ही है, लेकिन फिर भी उनकी भाषाई विकास अलग अलग तरीके से क्यों होता है किसी के पास इसका जवाब? तो जो व्यवहारवादी थे चुप हो गए कि नहीं, ये तो मतलब कोई जवाब ही नहीं दिए। इसलिए चॉम्स्की फेमस हो गए कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों के दिमाग में ये आता था कि यार एक ही परिवार में हैं और अलग अलग कैसे हो गए। तो इन्होंने जो LED का कंसेप्ट दिया वो फिट बैठा। ठीक है, यद्यपि बाद में इसकी भी बुराई की गई, इसकी भी वर्षना की गई, वो हम आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जोहार का अर्थ क्या है? जोहार, अब पता है ये क्यों पूछा है? ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है ना विविधता से संबंधित है। अब ये जोहार जो शब्द है इसका प्रयोग झारखंड में खूब किया जाता है। कहाँ किया जाता है? झारखंड। जैसे जय जोहार, जय झारखंड। तो जोहार का अर्थ यहाँ नमस्कार से है। और जोहार जो शब्द है, ध्यान दीजिए, ये मुंडा और संथाली जो झारखंड की भाषाएं हैं, तो वहां से ये नमस्कार शब्द, ये जोहार शब्द लिया गया है। तो यही होगा, जोहार का अर्थ क्या है? तो यहाँ क्या होगा? नमस्कार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इस पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्यक्ति का कौन सा परिवेश भाषा से तय होता है? तो बिल्कुल सामाजिक परिवेश तो होगा ही भाषा से तय। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आपको देखना है सामाजिक होता है तो पहला तो
अब इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए, पहला तो सब में है। सांस्कृतिक यानी पहला पांचवा भी है, और आर्थिक नहीं होता तो जहां जहां सेकंड है वहां काट दीजिए। तो अब ये फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ आर्थिक परिवेश भाषा से तय नहीं होता तो सेकंड बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें हम चयन करें तो फर्स्ट फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ ये बिल्कुल सही है। अब भाषा से ध्यान दीजिए, भाषा से आपका सामाजिक परिवेश भी तय होता है, ठीक है, और उसके बाद आपकी सांस्कृतिक परिवेश भी तय होती है और आपकी राजनीतिक परिवेश भी तय होती है। बाकी शैक्षिक नहीं तय होगी। आप किसी भी भाषा से संबंधित हैं तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ये मतलब नहीं है कि शैक्षिक भाषा कोई भाषा ऐसा है जिसमें शिक्षा पिछड़ा हुआ है, ऐसा गलत कंसेप्ट है, ठीक है। तो शैक्षिक और आर्थिक का तो भाषा से कोई मतलब ही नहीं है। हम अमीर हैं, गरीब हैं, हर भाषा में ऐसा है, लेकिन आपकी भाषा से आपका जो लिंक है वो समाज का लिंक है। तुरंत हमें पता चल जाएगा कि ये सामाजिक रूप से कैसा, आर्थिक रूप से नहीं पता चलेगा। और सांस्कृतिक वही समाज का ही हिस्सा संस्कृति, और राजनीतिक का मतलब होता है समझ, अपने समाज की समझ, ठीक है, अपने व्यवस्था की समझ, यही तो राजनीति है और क्या है। तो यहां क्या उत्तर हो जाएगा, 7 का सी उत्तर हो जाएगा। बात को समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। भारत के संविधान के अनुसार भारत में केंद्र सरकार की राजभाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अब यहां ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये राजभाषा क्या है? अब कितने लोग इसको राज्य समझ लेते हैं, राज्य भाषा। ये राज्य भाषा अलग है और राजभाषा अलग है, ठीक है। अगर और ऐसे दे दे राजभाषा तो ये अलग है, ठीक है। ये राज्य का मतलब होता है पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ स्टेट, यानी किसी विशेष राज्य की भाषा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी के साथ उर्दू है। ये राजभाषा जब ऐसे आएगा ना तो इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। क्या बोलते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा। अर्थात सरकारें जिस भी भाषा में अपना कार्य करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ये राजभाषा का मतलब सीक्रेट भाषा। ये इस राजभाषा का अर्थ होता है राज। इसको राज पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं गुप्त भाषा। ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत के संविधान के अनुसार राजभाषा किस, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि क्या है मेरे प्यारे जिज्ञासु विद्यार्थियों? लिपि देवनागरी है। और अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक का अर्थ होता है कि 1, 2, 3 मान्य है। पुराने जमाने में जो 1, 2 और 3 इसको मान्य अभी नहीं है, तो इसी को माना जाएगा, ठीक है। ये जब हम संविधान पढ़ाएंगे, भारतीय संविधान और भाषा, तब हम उसकी इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहा गया, इस पे भी हम बात करेंगे। क्योंकि देव का अर्थ होता है ब्राह्मण और नगर का अर्थ होता है शहर। तो पहली बार इसका प्रयोग शहर के ब्राह्मणों द्वारा किया गया। कहाँ के ब्राह्मण? तो पहली बार गुजरात के ब्राह्मणों द्वारा किया गया। इन सब के विषय में हम बात करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक स्तर का एक अध्यापक, ध्यान, कितना अच्छा प्रश्न है। प्राथमिक स्तर का एक अध्यापक कार्यशाला में चर्चा के दौरान कहा कि वह तो बस खेलने और खाने आते हैं, अधिकतर बच्चे मजदूर के होते हैं, वह बड़े ही गंदे होते हैं और गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। ऐसे बच्चों के साथ हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, तो फिर हमारे बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे। एक अध्यापक के लिए यह कथन उचित है या नहीं? तो बिल्कुल यह कथन जो है उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर अध्यापक बोलता है तो फिर समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे होगा। एक अध्यापक का काम यह है कि अगर वो गंदी गालियां निकाल रहा है तो उसे हम समझाएं या किसी तरह कुछ ऐसा करे कि उसमें चेंज हो, परिवर्तन हो। आपको उसी लिए रखा गया है, इसलिए नहीं रखा कि आप बोलकर समस्या बता दें और अपना पल्ला झाड़ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भाषा की प्रकृति के संदर्भ में क्वेश्चन क्या है कि भाषा के प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन है भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है, यही गलत है। ठीक है, ये तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि भाषा बदलती है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। कोई भी भाषा एक दूसरी भाषा को सीखने में मदद नहीं करती, ये भी फॉल्स है। करती है मदद। कोई भी भाषा एक दूसरे बिल्कुल प्रभावित करती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सानिध्य का अर्थ होता है एक दूसरे के संपर्क में। क्या होता है? फलती फूलती मतलब विकास होता है उनका। अब जैसे आप देखिए हिंदी लीजिए, तो हिंदी में बहुत सारे देशज शब्द हैं, बहुत सारे आगत शब्द हैं। ठीक है, इसमें उर्दू के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, पुर्तगाली के शब्द हैं, तुर्की के शब्द हैं, टर्की शब्द, जापानी शब्द। आप रिक्शा बोलते हैं वो जापानी शब्द है। आप तमंचा बोलते हैं, तुर्की का शब्द है। दारोगा बोलते हैं, तुर्की का शब्द है। दिमाग बोलते हैं, अरबी का शब्द है। गुलाब बोलते हैं, फारसी का शब्द है। तो कहा जाता है कि सब भाषा ना एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, संसार की सभी भाषाएं। इसीलिए कहा जाता है कि सभी भाषाएं एक दूसरे से जुड़कर ही एक भाषिक संसार का निर्माण करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में। आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिए।